नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको कोशिश करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स सिखाने की। टोटल इसमें लगभग 17-18 टाइप होंगे। सारे टाइप एक ही वीडियो में कवर अप कराने की कोशिश रहेगी। इसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो कि पेपर में आना है और आपसे ना बने। तो शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले आपको ये सीखना है कि ये शब्द जो जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये फैक्टर मतलब क्या होता है। सही मायने में हिंदी में इसे बोला जाता है गुणनखंड, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा नंबर लिख रहा हूं 6। अब 6 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। इसका अर्थ ये है कि 6 किन किन संख्याओं से विभाज्य है। जो जो संख्याओं से 6 विभाज्य होगा वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 1 6 2 से भी विभाज्य होगा, 6 3 से भी विभाज्य होगा और 6 6 से भी विभाज्य। बात समझ आई। तो कुल मिलाकर 6 के जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो टोटल फैक्टर कितने होंगे? 4। मानते हो ये चीज? अगली बात है, जैसे एक नंबर और लेते हैं 20। 20 किस किस से विभाज्य? तो मेरे भाई 20 1 से विभाज्य होगा, 2 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा, 3 से भी पूर्णतः विभाज्य होगा, सॉरी सॉरी 3 से नहीं, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा, 5 के बाद 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा और स्वयं 20 से विभाज्य होगा। तो कुल मिलाकर 20 के जो नंबर ऑफ फैक्टर हुए वो कितने हुए? 6। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, एक तरीका ये आपके सामने है कि आप कुल गुणनखंड यदि निकाल रहे हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो है वो सारे नेचुरल नंबर का फैक्टर है। सारे नेचुरल नंबर का एक जो है वो जितनी भी नेचुरल संख्याएं हैं सबका फैक्टर होता है, इसलिए इसे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर का अर्थ ये है कि सार्वभौमिक गुणनखंड, एक ऐसा गुणनखंड जो सभी का हो उसे बोलते हैं एक। उसका नाम है यूनिवर्सल फैक्टर क्योंकि वो सब में होता है। ठीक है। दूसरी चीज, जब संख्या स्वयं का गुणनखंड बनने लगे तो इसका नाम होता है स्वयं गुणनखंड। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला यूनिवर्सल फैक्टर और दूसरा आपको याद रखना है सेल्फ फैक्टर। मानते हो जी? तो कुल मिलाकर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका जो आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का सीखना है वो इस तरीके से होगा। ध्यान देना सर, एक शब्द होता है जिसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का अर्थ ये कि नंबर के छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड कर लो। आप छोटे छोटे टुकड़ों में नंबर को तोड़ लो। कैसे जी? देखिए, जैसे आपके सामने 20 लिखा था, तो 20 की यदि मैं चर्चा करूं तो आप इसे 2 से भाग लगाओ 10 बार, वापस 2 से भाग लगाइए 5 बार और वापस 5 से भाग लगाइए तो कितने बार? 1 बार। तो मेरे भाई 2 इसमें कितने बार आया? तो आप बोलेंगे 2 आया 2 बार। 5 कितने बार आया? 5 आया 1 बार। तो इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कि आपने 20 के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन किए। ठीक है। जब इसके आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो प्राइम फैक्टराइजेशन के करने के दौरान जो पावर आई है उसमें यदि आप एक ऐड कर दें तो ये होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, तो सही मायने में नंबर ऑफ फैक्टर ये हुआ कि आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान जो पावर आएगी, मैं बात कर रहा हूँ पावर की, बेस से मतलब नहीं रखना है, जो पावर आएगी उसमें एक ऐड करके आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक और सवाल देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है 100 और इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, तो मेरे भाई 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है। आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने,
नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो सही मायने में आपको पावर प्लस वन करना है। पावर दो है, दो में एक जोड़ेंगे तीन होगा। पावर दो है, दो में एक जोड़ेंगे तीन होगा। कुल मिलाकर इसमें फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे? 9। मानते हो? अगली बात पे आइए। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 240 लिखा हुआ, तो मेरे भाई 240 का पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक तो तरीका ये कि जैसा आप 9वीं 10वीं में डिब्बे बनाते थे, इस तरीके से जैसे 240 के फैक्टर निकालते थे, 240 दो से भाग लगाए 120, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो। देखिए जी, आपने दो लिखा, दो से भाग जाना है, एक बार भाग जाएगा तो 120 आएगा, दो बार भाग जाएगा तो 60 आएगा, तीन बार भाग जाएगा तो 30 आएगा, चार बार भाग जाएगा तो 15 आएगा। तो मेरे भाई आप 2 की पावर 4 जैसे ही लिखने जाओगे, तो कहने का अर्थ ये है कि अब अपने पास जो बचना है वो कितना बचना है? 15। 15 को यदि तोड़ना है तो 3 की पावर 1 होगी और 5 की पावर 1 होगी। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर यदि आपको निकालना, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होगा पावर प्लस वन। 4 में एक जोड़ेंगे 5 होगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा, एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा। पावर प्लस वन करना है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। कुल मिलाकर 240 के गुणनखंडों की संख्या होगी वो 20 होगी। ठीक है, 2 सेकंड आप इसे देख ले जरा। ठीक है मेरे भाई, अब अगली बात पर आते हैं। अभी आप ये सीख रहे थे कि 240 को जब आपने लिखा था, तो 240 को आप 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिखे। ठीक है, अब आपको तीन बातें सीखनी है एक साथ। पहला आपको ये सीखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा सीखना है इवन फैक्टर, सम गुणनखंड। और तीसरा सीखना है ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड। ठीक है, तो मेरे भाई जब आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो आपको ये सिखाया गया है कि आपको पावर प्लस वन करना है। पावर लिखी हुई है 4, तो उसमें एक जोड़ेंगे 5 होगा। पावर लिखी हुई है 1, उसमें एक जोड़ेंगे 2 होगा। पावर लिखी हुई है 1, उसमें एक जोड़ेंगे 2 होगा। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ फैक्टर जो निकल के आएंगे वो 20 आ रहा है। मानते हो जी? अब आपको निकालना है इवन फैक्टर, कि 240 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि सम है। 240 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि सम है। सम यदि आपको निकालना है तो मेरे भाई ध्यान ये रखना है कि 2 की पावर में प्लस वन नहीं करना है। 2 की पावर में प्लस वन नहीं करना है, 2 की पावर को ज्यों का त्यों लिखना है। अरे हाँ, है ना? तो जो 2 की पावर को ज्यों का त्यों मतलब 4 लिख लो, बाकी सारी पावर को बढ़ा देनी। तो 3 की पावर 1 है तो 2 कर देना, 5 की पावर 1 है तो 2 कर देना। कुल मिलाकर जब इसके इवन फैक्टर निकाल रहे होंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना आ रहे होंगे? 16। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही आपको यदि ऑड फैक्टर निकालना है तो ऑड फैक्टर के लिए आपको इस 2 को पूरा छोड़ देना है। जो ऑड नंबर है केवल उसकी पावर लेनी है। और पहला ऑड नंबर है 3, 3 की पावर 1 है तो इसे एक बढ़ के लिखेंगे तो 2 होगा। 5 की पावर 1 है तो इसे एक बढ़ा के लिखेंगे तो 2 होगा। कुल मिलाकर जो ऑड फैक्टर होंगे 4 होंगे। एक बात और ध्यान रखना कि इवन और ऑड का जोड़, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का जो जोड़ होगा वो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर के बराबर होगा। बात समझ जाएगी? तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको टोटल पता है, इवन पता है, तो ऑड निकाल सकते हो। टोटल पता है, ऑड पता है, तो इवन निकाल सकते हो। और इवन और ऑड यदि पता है तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो इवन प्लस ऑड होते हैं। ठीक है भाई, अगले पॉइंट पर आइए। अब आपने ये सीखा है कि जैसे मान लो 100 है, 100 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो 2 की पावर 2 होगी इंटू 5 की पावर 2। 3 पॉइंट आप सीख रखे हो।
पहला टोटल, तो एक बार और 100 के निकाल लेते हैं, तो टोटल 100 के होंगे 3 × 3, 3 × 3, 2 की पावर 2 है 3 यूज करेंगे, 5 की पावर 2 है 3 यूज करेंगे। दूसरा 100 के इवन निकाल लेते हैं, 100 के इवन यदि निकालेंगे तो 2 की पावर को नहीं छेड़ना है और ऑड वाली पावर को छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। तीसरा आपने सीखे ऑड, तो ऑड निकालने का तरीका ये हो सकता है कि आप टोटल में से इवन को घटा दो तो ऑड आ जाएंगे, या फिर 2 की पावर को टोटल छोड़ दो तो बचेगा क्या 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 तो एक पावर बढ़ के लिखेंगे तो कितना होना है 3, एक पावर बढ़ के लिखेंगे तो कितना होगा 3। तो देखो ये इवन 6 हुआ, ऑड 3 हुआ, और इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 9 होंगे। ठीक, अगला पॉइंट आपको सीखना है जोड़ करना, और जोड़ जो करने हैं वो आपको तीनों तरीके से करने हैं। पहला टोटल का जोड़, दूसरा इवन का जोड़, और तीसरा ऑड का जोड़। कैसे करेंगे देखिए, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जोड़ करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। पहले आप ऑल फैक्टर देखें, फिर आप इवन और ऑड देखिए। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का जोड़ करना है। तो मेरे भाई जोड़ यदि करना है तो आपको पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और वो भी 0 तक। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, और 2 की पावर 0। सेम यहाँ यदि देखेंगे तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 लिखना है, और 5 की पावर लिखना है 0। ठीक है भाई, 2 की पावर 2 4 होगी, 2 की पावर 1 2 होगी, 4 और 2 हो जाएगा 6, और 6 में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 7। 5 की पावर 2 25 होगी, 5 की पावर 1 5 होगी, तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 5 की पावर 0 1 होगी, तो 30 और 1 हो जाएगा 31। तो इसका जब गुणा कर रहे होंगे तो 7 एकम 7, और 7 तिया होगा 21। कुल मिलाकर सभी गुणनखंडों का जोड़ जो आएगा 100 के, वो आ रहा होगा 217। मानते हो ये चीज? सही मायने में आपको जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, वो भी 0 तक। एक और सवाल देखिए, जैसे आपके सामने नंबर लिखा है 240। 240 को यदि तोड़ा जाए तो ये होगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ऐसे ये 240। 5 तिया 15, 150, और 15 × 6 = 90, 240 बराबर। ठीक, आपको योग करना मेरे भाई, और अब आपको योग जो सीखना है वो 3 चीजों का सीखना है। ये योग जो होगा ये टोटल का होगा, ये योग होगा इवन का, और ये योग होगा ऑड का। ठीक है, जब टोटल का योग आप कर रहे होंगे तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, इसमें गुना करना है आपको। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 का, इसमें गुना करना है आपको 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। ये टोटल का योग निकल के आएगा। गुना कैसे करेंगे तो देखिए सर, 2 की पावर 4 मेरे भाई 16 होगी, 2 की पावर 3 होगी 8, 2 की पावर 2 होगी 4, 2 की पावर 1 होगी 2, और 2 की पावर 0 होगी 1। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 8 और 7 15, 15 30, और 1 हो जाना ये 31। 3 की पावर 1 3 होगी, और 3 की पावर 0 1 होगी, तो 3 और 1 ये हो जाना है 4, और इसमें गुना करना है सामने 31 का, और 5 की पावर 1 5 होगी, 5 की पावर 0 1 होगी, 5 और 1 हो जाना 6। सही मायने में आपका जो कुल गुणनखंडों का जोड़ आएगा वो 31 × 24 आएगा। ठीक है मेरे भाई, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 तक लेके जाना है, और सारी पावर को 0 तक ले जाके आप सभी को उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, इवन वाले में ही, इवन वाले में ध्यान ये रखना है कि 2 की पावर को 0 तक नहीं ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है 1 तक।
सही मायने में इवन का जब भी मैटर आए तो आप दो की पावर को एक कम कर रहे होंगे। देखो जब इवन फैक्टर निकालते तो दो की पावर को नहीं छेड़ते, उसमें एक नहीं बढ़ाते। इसमें दो की पावर जीरो नहीं लेनी। दो की पावर जीरो नहीं लेनी तो लेना क्या है, दो की पावर चार, दो की पावर तीन, दो की पावर दो और दो की पावर एक, यहाँ रुक जाना है। ये वाला डेटा सेम होगा, तीन वाला डेटा सेम होगा और पांच वाला डेटा भी सेम होगा। तो ये इसका जो गुणा है, सॉरी इसका जो जोड़ है, जो 31 होना था वो 31 नहीं होगा, बल्कि अब एक कम हो जाएगा। कितना होगा, 30 गुना 4 गुना 6। तो इसका जो जोड़ आएगा वो आएगा 31 गुना 24। टोटल होंगे 31 गुना 24 और इवन वाले होंगे 30 गुना 24। ऑड का जोड़ निकालना इससे भी आसान है। ऑड का जोड़ निकालना तो दो को पूरा छोड़ दो, तो तीन की पावर एक प्लस तीन की पावर जीरो होगी। और इधर होना है पाँच की पावर एक होना है प्लस पाँच की पावर जीरो होना। तो मेरे भाई तीन और तीन की पावर एक और जीरो कितनी हो जाना है, चार हो जाना है। और पाँच की पावर एक और पाँच की पावर जीरो, पाँच की पावर जीरो एक होगी, पाँच और एक कितना हो जाना है, छः। तो कुल मिलाकर यहाँ गुणनखंडों की संख्या होगी 24। ठीक है मेरे भाई, तो अभी तक आपने छह बातें सीखी। पहला नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, दूसरा नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना, तीसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना, चौथा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जोड़ निकालना है, पांचवा इवन फैक्टर का जोड़ निकालना, छठवा ऑड फैक्टर का जोड़ निकालना। ठीक है, कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। देखिए आपको 100 के संदर्भ में कुछ डेटा बताने हैं जो आपसे पूछे गए, 6 पॉइंट आपसे पूछे गए। देखिए सबसे पहले तो आप 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो ये दो की पावर दो होगा और पाँच की पावर दो होगा। मान गए ये 100। आपको कुल गुणनखंडों की संख्या बताना है, पहला पॉइंट। तो मेरे भाई ए जो होगा, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तो कुल गुणनखंड होंगे 3 गुना 3 और कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 9। इसमें आपसे दूसरा पॉइंट पूछा गया है सम गुणनखंड। तो मेरे भाई सम गुणनखंड निकालने का तरीका, दो की पावर को नहीं छेड़ना है, बाकी पावर को छेड़ना है। तो तीन दूनी कितना हो जाएगा, 6। तीसरा पॉइंट है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों में आपको केवल विषम वाली पावर लेनी है और विषम वाली पावर लेनी, तो आंसर कितना होगा, 3। सम वाला पूरा छोड़ देना है। चौथा पॉइंट आपका आएगा कि सभी गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात कीजिए, योग निकालना है सभी का। सभी का मेरे भाई यदि योग निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल रहे होंगे कि दो की पावर दो प्लस दो की पावर एक प्लस दो की पावर जीरो, और यहां सब ले रहे होंगे तो पांच की पावर दो प्लस पांच की पावर एक प्लस पांच की पावर जीरो होना है। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू आ रहा होगा और इसका जो भी वैल्यू आ रहा होगा उन दोनों को आप गुणा कर दे रहे होंगे। ठीक है, जब आपको छठवां पॉइंट, पांचवा पॉइंट निकालना है कि सभी सम गुणनखंडों का योग निकालना है। सभी इवन फैक्टर का जोड़ यदि आपको निकालना है तो इवन फैक्टर निकालते टाइम ध्यान ये रखना है कि दो की पावर जीरो नहीं लेनी है, बाकी सबको एज इट इज लिख लेना है। दो की पावर जीरो नहीं लेनी है। ठीक है मेरे भाई, और जब लास्ट पॉइंट छठवां पॉइंट आप निकाल रहे होंगे विषम गुणनखंड, तो ये दो को पूरा छोड़ देना है, केवल पांच वाला केस लेना है। तो पांच की पावर दो, पांच की पावर एक और पांच की पावर जीरो। इस तरीके से 6 सवाल के आप आंसर निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये आपके कुल मिलाकर 6 टाइप खत्म होते हैं। पहला नंबर ऑफ फैक्टर, इवन, ऑड और तीनों का जोड़। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। देखिए मेरे भाई अगला टाइप ये है कि आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि 240 के गुणनखंडों की संख्या बताना है जो कि किसके गुणा, जो तीन के गुणा। जो 240 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि तीन से विभाज्य होंगे। ठीक है, कैसे निकलेंगे एक बार देखिए। आप सबसे पहले ये बताएं कि 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दो की पावर चार, तीन की पावर एक और पांच की पावर एक। मेरे भाई आप यहां से जिसका फैक्टर चाहिए, सॉरी जिसका गुणज चाहिए, अभी आपको किसका गुणज चाहिए, तीन का, जिसका गुणज चाहिए उसको आप कॉमन ले लो। जैसे मैं यहां से तीन एक बाहर निकाल लेता हूं, तीन बाहर निकालूंगा तो दो की पावर चार बचेगी, तीन की पावर जीरो बचेगी और मेरे भाई पांच की पावर एक बचेगी। अब मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताने, इस ब्रैकेट के नंबर ऑफ फैक्टर बताने। तो मेरे भाई
4 पावर है तो एक बढ़ के लिखेंगे तो 5 होगा, 0 का एक बढ़ के लिखेंगे तो 1 होगा, और 1 का एक बढ़ के लिखेंगे तो 2 होगा। तो कुल मिलाकर 5 दूनी 10, 10 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि 3 के मल्टीपल होंगे। मानते हो ये बात? आपको 3 का निकालना हो, 4 के निकालना हो, 5 के निकालना हो, किसी के भी मल्टीपल निकाल लो, सही मायने में उस नंबर को कॉमन ले लेना है। आपने देखा कि यहाँ 3 की पावर 1 थी, जैसे ही 3 की पावर 1 बाहर निकलेगी तो बचेगा क्या? 3 की पावर 0। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगले सवाल पर आइए। 240 के गुणनखंडों की संख्या बताना जो कि 4 के गुणज हो। मेरे भाई 240 होता क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर है। किसके मल्टीपल बताना? 4 के। तो 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे मतलब 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पावर 2 बचना है, यहाँ पावर 1 बचना है, और 5 की पावर यहाँ 1 बचना है। इस कोष्टक में नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं ये बता देने। तो 2 पावर है तो 3 होगा, 1 पावर है तो 1 बढ़ के लिखेंगे 2 होगा, 1 पावर है तो 1 बढ़ के लिखेंगे 2 होगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। 240 के 12 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 4 के मल्टीपल है। बात समझ आई? उसके पूछने का अर्थ ये था। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। 240 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 8 के मल्टीपल? तो मेरे भाई 240 को 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको निकालना क्या है बाहर? 8। तो 8 यदि बाहर निकालना तो 2 की पावर 3 बाहर होगी, तो 2 की पावर 1 बचना है, यहाँ बचेगी 5 की पावर 1 और यहाँ बचेगी 3 की पावर 1। मेरे भाई ये जो ब्रैकेट में है आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। तो 1 पावर है तो फैक्टर 2 होगा, एक पावर है तो फैक्टर 2 होंगे, और 1 पावर है तो फैक्टर 2 होंगे। कुल मिलाकर 8 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि 8 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो 240 के 3 के 4 के 5 के 6 के जिसके भी निकालना हो, सही मायने में आपको उसको बाहर निकाल लेना है, और अंदर जो कोष्टक में बचेगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेने। आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ये आपका 7वां टाइप था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ 5 निकालना है। तो अभी आपने देखा कि 240 होता क्या है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 को बाहर निकाल लीजिए। 5 की पावर 1 को यदि आप बाहर निकालोगे तो ये 2 की पावर 4 बचना है, 3 की पावर 1 बचना है, और 5 की पावर 0 बचना है। मेरे भाई यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करोगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा। 5 दूनी 10 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका ये है। देखिए भाई अगला टाइप ये है कि संख्याओं को आपको ऐसे तोड़ के दे दिया जाएगा, और आपको इसमें ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसमें इस चीज को ध्यान देना है कि आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये गलती नहीं करना है कि अभी ही पावर के साथ आप पावर प्लस 1 करने लग गए, नहीं। जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा तब तक आप पावर को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, जैसे 30 की यदि बात मैं करूं तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो सही मायने में 30 को लिख सकता हूं मैं 3 गुना 2 गुना 5, और इसकी पूरी पावर कितनी दी गई है? तो 16 इंटू, जैसे ये 16 लिखा हुआ है तो 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4 और इसकी पूरी पावर होगी 18 इंटू, यहाँ लिखा है 20 की पावर 21 लिखी है तो 20 को मैं मेरे भाई 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, और इस पूरे की पावर आएगी 21। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब मुझे सारी पावर काउंट कर लेनी है। जब मैं इसमें सारी पावर काउंट कर रहा हूँ तो 3 की पावर 16 होगी। 3 और कहीं है क्या? नहीं है, तो फाइनली 3 की पावर 16 लिख लेना है। उसके बाद 2 की पावर ये 16 होना है, और 2 की पावर 18 चौके 72 यहाँ होगी, एक जगह 16 पावर होगी, यहाँ 18 चौके 2 की पावर होगी 72, और यहाँ 21 दूनी 42, 2 की पावर 42 यहाँ होना है। तो 6 2 8 और 2 10, हाथ का आएगा 1, 7 4 11 और 1 12, और एक और जोड़ेंगे तो 13। 2 की पावर मेरे भाई कुल मिलाकर 131 होगी इंटू
आपको 5 की पावर काउंट करनी, तो 5 की पावर 16 यहाँ है और 5 की पावर 21 यहाँ है। तो 5 की पावर 16 में 21 जब आप ऐड कर रहे होंगे तो 6 और 1 होगा 7 और 2 और 1 होगा 3, तो ये कुल मिलाकर हो जाना है 37। अब मेरे भाई आपको निकालना है ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड यदि आपको निकालना तो 2 को पूरा छोड़ दो, 16 पावर है तो 17 यूज होगा और 37 पावर है तो 38 यूज होगा। 38×56 यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 646 होगा। मानते हो? देखो अभी अपने को समझना था, डिटेल में करना था, इसलिए अपन ने इसको इतना सारा तामझाम किए। सही मायने में अपन ये भी कर सकते थे कि इस सवाल में इसको पूरा छोड़ सकते थे, क्योंकि इसकी जो भी पावर बनना है वो 2 ही बनना है। इसमें से अपने को जो यूज करना था वो केवल 5 की पावर 21 यूज कर लेना था, 2 से कोई मतलब नहीं रखना था। और इस 30 में जो यूज करना था वो आपको यूज करना था 3 की पावर 16 और 5 की पावर 16, इसमें भी 2 छोड़ देना था। और सही मायना में यहां से भी आप फैक्टर काउंट कर सकते थे। मानते हो नहीं मानते? आपको 2 की पावर को आप पूरा भी छोड़ देते तो काम हो जाता। फाइनली लास्ट में आपको आकर आपने 2 की पावर को कैंसिल ही किया। तो ऑड फैक्टर निकालते टाइम 2 की पावर का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। देखिए भाई, अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप ये है कि 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है जो कि 5 के गुणज हो। ठीक है, अब आपको 240 के ऐसे गुणनखंडों का जोड़ बताना है जो कि 5 के मल्टीपल है। तो देखिए कैसे कैसे 240 को लिख लेना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर। ठीक, आपको जिसके गुणजों का जोड़ बताना है आप उसको बाहर निकाल लीजिए। बचेगा क्या? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, जैसे आप जोड़ करते हो उस तरीके से पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और ये लिखा है 2 की पावर 0। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 लिख लेना। ठीक, और यहाँ लिख लेना 5 की पावर 0। इस बात का ध्यान रहे कि बाहर जो है वो 5। मेरे भाई इनका जो भी जोड़ आ रहा होगा, इनका जो भी जोड़ आ रहा होगा उसको कितने गुना कर देना है? 5 गुना। ठीक है, अभी आपने ये देखा था कि 2 की पावर 4 से लेकर 2 की पावर 0 तक यदि जोड़ा जाए तो इनका जोड़ आ रहा है 31। इनका जोड़ कितना आता है? 31। ठीक है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 है तो 3 की पावर 1 3 होगी, 3 की पावर 0 कितनी होगी? 1। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। और 5 की पावर 0 1 होना है, तो इन तीनों का जो गुणनफल होना है वो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, कुल मिलाकर कितना होना है? 124। और मेरे भाई 124 का यदि 5 गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, 600 और 5 चौके 20, 620 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो। ठीक है, जैसे जोड़ निकालते थे वैसे ही जोड़ निकालना है। बस इस बात का ध्यान रखना है तो जिसका गुणज पूछा है आपका उसका लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जैसे अब बताना है, ये आपका पूर्ण वर्ग वाला सवाल है, परफेक्ट स्क्वायर। कहने का अर्थ ये कि 240 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है। 240 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग यदि आपको निकालना है तो मेरे भाई ये ध्यान रखना कि आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर यदि निकालना है तो देखो, मान लो x कोई प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आया और जेड प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आया। किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन x की पावर a इंटू बाय की पावर b इंटू जेड की पावर जो है वो c है, और आपको निकालना है पूर्ण वर्ग फैक्टर, पूर्ण वर्ग। तो मेरे भाई आपको पावर में 2 से भाग करना है, प्लस करना है 1। पावर में 2 से भाग करना है, प्लस करना है 1। पावर में 2 से भाग करना है और प्लस करना है 1। ठीक है, केवल इंटीजर पार्ट लेना है, दशमलव वाले को नहीं लेना। इंटीजर पार्ट लेना है, उसमें 1 जोड़ना है और उन तीनों का गुणा करना है। 4 पावर रहेगी तो 4 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे एक और सवाल आएगा, पूर्ण घन।
तो मेरे भाई पूर्ण घन वाला यदि सवाल आए तो सही मायने में आपको 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है। यहां भी आपको 3 से भाग करना है। ध्यान रहे कि केवल इंटीजर पार्ट लेना है, केवल इंटीजर पार्ट लेना है। दशमलव के बाद क्या आ रहा है इस बात से कोई मतलब नहीं रखना है। सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 होगी, गुना 3 की पावर 1 होगी, गुना 5 की पावर 1 होगी। ठीक है भाई, पहली पावर क्या है 4, तो 4 को आपको 2 से भाग करना है, प्लस करना है 1। दूसरी पावर है 1, 2 से भाग करना है, प्लस करना है 1। तीसरी पावर है 1, 2 से भाग करना है और प्लस करना है मेरे भाई 1। 2 से जब भाग लगाएंगे तो और 1 ऐड कर रहे होंगे तो 3 आ रहा होगा। देखो ये 0.5 होगा, तो ऐसा नहीं लेना है। इंटीजर क्या है 0, अरे हाँ है ना, डेसिमल के बाद की चीज़ें नहीं लेनी। और 0 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 1 आ रहा होगा, सेम यहाँ 0 में 1 जोड़ रहे होंगे तो 1 आ रहा होगा। और इन तीनों का जब आप गुना कर रहे होंगे तो कुल मिलाकर कितने फैक्टर आ रहे होंगे 3। 240 के 3 ऐसे गुणनखंड है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। देखिए n के ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण घन है। मेरे भाई पूर्ण घन अभी आपको सिखाए थे, यदि आपको पूर्ण घन निकालना है तो आपको पावर को किससे भाग लगाना है 3 से, और प्लस कर देना है 1। यहाँ पावर 6 लिखी हुई है, 3 से भाग लगाइए, प्लस कीजिए 1। यहाँ पावर 8 लिखी हुई है, 3 से भाग लगाइए, प्लस कीजिए 1। और यहाँ पावर लिखी है 4, 3 से भाग लगाइए, प्लस कीजिए 1। ठीक है मेरे भाई, 3 दूनी 6 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, गुणा 3 दूनी 6 होगा। देखो उसके बाद क्या दशमलव आ रहा है इस बात से नहीं मतलब, 2 दशमलव कुछ आना है तो आपको 2 ले लेना है, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। और यहाँ 3 से भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो मेरे भाई 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, कुल मिलाकर 18 ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। बात समझ पा रहे हो? यदि स्क्वायर निकालना तो 2 से भाग लगाना है, और क्यूब निकालना है तो मेरे भाई 3 से भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 240 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि पूर्ण घन है। तो मेरे भाई 240 को आप अभी लिख रहे थे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू लिख लेंगे 5 की पावर 1। पूर्ण घन फैक्टर निकालना है तो सही मायने में आपको 4 को भाग लगा देना है 3 से, प्लस कर देना है 1। 1 को भाग लगा देना है 3 से, प्लस करना है 1। और 1 को भाग लगाना है 3 से और प्लस करना है 1। मेरे भाई ये तो भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। यहाँ यदि देखेंगे तो 1 दशमलव कुछ आना तो 1 यूज़ करेंगे, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 1 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 ही होना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। n के ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है, और n का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको दे रखा है। तो मेरे भाई आपको पूर्ण वर्ग निकालना है तो 15 को भाग लगाना होगा 2 से, और उसमें करना होगा +1। 7 में भाग लगाना होगा 2 से, उसको करना होगा +1। और इसके बाद 3 में भाग लगाना होगा 2 से, और इसमें करना होगा +1। ठीक है, 2 से यदि भाग लगाएंगे तो 7 7 बार जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 4 होगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना होगा 2। ठीक है, 4 दूनी 8, और 8 में गुणा करेंगे तो 8 8 होगा 64। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल पर आइए। n का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है और आपको बताना है कि धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। इसका अर्थ ये है कि कितने फैक्टर होंगे जो कि पूर्ण वर्ग होंगे, सीधा सा अर्थ इसका ये है। पूर्ण वर्ग फैक्टर यदि निकालना है तो आपको 9/2 कर देना है, प्लस कर देना है 1। इसके बाद आपको 7/2 कर देना है, प्लस कर देना है 1। इसके बाद आपको 4/2 करना है, प्लस कर देना है 1। इसके बाद आपको 3/2 कर देना है और इसमें जोड़ देना है 1। ठीक है मेरे भाई,
यहाँ सब आप देख रहे होंगे तो 4 बार भाग जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। यहाँ 3 बार भाग जाएगा, 1 जोड़ेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। यहाँ देखेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ 3 होगा। यहाँ भाग जाएगा 1 बार और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 24 पंचे 120, कुल मिलाकर 120 ऐसे फैक्टर होंगे n के जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं? इस बात को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा, बड़े ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि यदि कोई प्राइम नंबर होता है तो उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो स्वयं होता है और एक होता है। ठीक है, किसी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल फैक्टर जो कि 1 है, और दूसरा होता है स्वयं जो नंबर होगा वो गुणनखंड होगा। मेरे भाई यदि किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए, किसी प्राइम नंबर का वर्ग कर दिया जाए, तो प्राइम नंबर का वर्ग यदि करते हैं तो इसके 3 गुणनखंड होते हैं। एक होता है एक, दूसरा होता है प्राइम नंबर खुद, और तीसरा होता है उसका स्क्वायर खुद। बात समझ रहे हो? जैसे किसी प्राइम नंबर का क्यूब आपके सामने लिखा हो तो मेरे भाई इसके जो है वो कुल मिलाकर 4 गुणनखंड होंगे। एक होगा एक, दूसरा होगा वो प्राइम नंबर जो है वो, तीसरा होगा प्राइम नंबर का स्क्वायर, और चौथा होगा मेरे भाई प्राइम नंबर का क्यूब। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यदि कोई अभाज्य संख्या है तो उसके केवल 2 गुणनखंड होंगे। अभाज्य संख्या का वर्ग है तो उसके केवल 3 गुणनखंड होंगे। और अभाज्य संख्या का क्यूब है तो मेरे भाई उसके 4 गुणनखंड होना है। ठीक है, सवाल में कैसे यूज करेंगे इस सवाल से इस बात को समझना। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड? मेरे भाई 3 गुणनखंड किसके हो सकते हैं? 3 गुणनखंड किसके होंगे? जो कि प्राइम नंबर का वर्ग होगा। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो किसी प्राइम नंबर का वर्ग है? 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो किसी प्राइम नंबर का वर्ग है? बात को समझो मेरे भाई। 16 2 अंकों की संख्या है, वर्ग है, लेकिन ये प्राइम नंबर का वर्ग नहीं है। 25 2 अंकों की संख्या है और वर्ग है, लेकिन ये प्राइम नंबर का वर्ग है। 5 का वर्ग 25 होता है। इसके बाद 36 2 अंकों की संख्या वर्ग है लेकिन प्राइम नंबर का वर्ग नहीं है। उसके बाद 49 2 अंकों की संख्या है, वर्ग है, लेकिन ये प्राइम नंबर का वर्ग है, तो इसे आप यूज करेंगे। इसके बाद 8 का वर्ग होगा 64, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है 8। 9 का वर्ग 81, तो केवल 2 संख्या ऐसी होगी 1 से 100 तक, केवल 2 ही ऐसी, सॉरी 2 अंकों की मतलब 10 से 100 तक केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो किसी प्राइम नंबर का वर्ग है। और यदि वो प्राइम नंबर का वर्ग है तो उसके फैक्टर जो होंगे वो केवल 3 होंगे। आप एक बार 25 को देखो। 25 का पहला फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 5 है, और तीसरा फैक्टर 25। इसका और कोई चौथा फैक्टर नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो? किसी भी अभाज्य संख्या का यदि वर्ग लिखा हो तो उसके केवल 3 फैक्टर होते हैं। और कुछ सवालों के माध्यम समझते देखिए। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है? तो मेरे भाई आपको केवल ये बताना है कि 3 अंकों में कितनी अभाज्य संख्याओं के वर्ग आते हैं। सही मायने में आपको काउंट ये करना है कि 3 अंकों की संख्या में कितने अभाज्य संख्याओं के वर्ग आते हैं। देखिए 11 का वर्ग 121 आएगा। अगली अभाज्य संख्या 13 का वर्ग 169, ये भी आना। 11 से छोटा कोई नहीं आ सकता क्योंकि वो 2 अंकों में चला जाएगा। उसके बाद 17 का वर्ग 289, ये भी आना है। इसके बाद 19 का वर्ग भी आना है, 19 भी प्राइम नंबर। 19 का वर्ग 361, उसके भी 3 फैक्टर आने। 19 के बाद मेरे भाई 23 का वर्ग भी 3 अंकों का होगा। 23 के बाद मेरे भाई 29 का वर्ग भी 3 अंकों का होगा, और ये सारी अभाज्य संख्या ही लिखना है। और 29 के बाद मेरे भाई 31 का वर्ग भी 3 अंकों का होगा। आप बोलेंगे 33 का वर्ग, तो मेरे भाई 33 का वर्ग नहीं ले सकते। अगला प्राइम बोलेंगे 37 का वर्ग, तो 37 का वर्ग भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 अंकों में चला जाना है। 3 अंकों के जो वर्ग आना है वो केवल इतनी संख्याओं का आना है, और कुल मिलाकर जो संख्या पॉसिबल है वो है 7।
कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जिनके 3 गुणनखंड है। इसका अर्थ ये है कि 7 संख्या ऐसी होगी जिसके केवल 3 गुणनखंड होंगे और वो 3 अंकों की होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के वर्ग से आपको ये चेक करना है। अगले सवाल पर आइए। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। मेरे भाई ये 4 अंकों की बात करने लगा। 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिसके कितने गुणनखंड होना है, 3 गुणनखंड होना है। आप मुझे ये बताओ कि 4 अंकों की पहली संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाती हो और वो किसी अभाज्य संख्या का वर्ग हो। तो अभी आपने ये देखा था कि 31 का वर्ग होता है 961। 31 के बाद अगली प्राइम जो है वो 37। अरे हाँ है ना, 31 तो 3 अंकों में आ गई। अगली प्राइम क्या है, 37। 37 का जो वर्ग होगा, 37 का जो वर्ग होगा वो 4 अंकों का होगा। मानते हो ये बात। और 37 का वर्ग यदि 4 अंकों का होगा तो 37 से लेकर आपको काउंट कर जाना है। देखिए 100 का वर्ग यदि आप निकालते हो तो 100 का वर्ग होता है 5 अंकों का। लेकिन जब 99 का वर्ग निकालते हो तो 99 का वर्ग जो होता है वो कितने अंकों का होता है, 4 अंकों का होता है। तो मेरे भाई 37 से लेकर आपको 99 तक, 37 और 99, 37 से लेकर 99 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे काउंट कर लेने हैं। तो देखो आप पहले ये बता दो कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर। तो आप बोलेंगे 25। ये आपको याद रखना है, कितने होना है, 25। तो मैं आपको 1 से 37 तक निकाल के दिखा दे रहा हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इतने प्राइम जो है वो 37 से पहले आते हैं। 37 से पहले आने वाले प्राइम की संख्या हो गई 4, 2 6, 2 8 और 2 10 और 1 11। तो 25 में से 11 तो पहले ही आ गए, और 25 में से 11 पहले आ गए तो बचे कितने मेरे भाई, 14। 14 ऐसे नंबर है, 14 ऐसे नंबर है जो कि 4 अंकों की संख्या के बीच में अपना स्क्वायर तैयार करेंगे। 14 ऐसे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पहली 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या होगी। तो इसके लिए भी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है मेरे भाई। आप जो नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ने जा रहे हो इसमें हर वैरायटी का सवाल आपको मिलेगा, और ऐसा कोई भी टाइप नहीं होगा जो छूट रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपका कोई भी पेपर नंबर ऑफ फैक्टर में बन जाए आप उसका आसानी से उत्तर दे पा रहे होंगे। देखिए आपसे सवाल पूछा है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। विषम गुणनखंड नहीं बताने, गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। बात को समझना। आप मुझे बताओ, एक नंबर में 4 लिखता हूं, 4 के कितने गुणनखंड है। तो आप बोलेंगे 4 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे सर जी, 2 की पावर 2, और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 3। मान गए। एक नंबर में आपके सामने 9 लिख ले रहा हूँ, 9 के नंबर ऑफ फैक्टर पूछूं तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 3। एक नंबर में आपके सामने 16 लिख ले रहा हूँ, 16 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यदि लिखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 5। कहने का अर्थ ये कि ये विषम गुणनखंडों की संख्या किसकी होती, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें हमेशा ही गुणनखंडों की संख्या मेरे भाई विषम ही होगी। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। आपने 100 लिया था, 100 में नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ रहे थे, 9। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि है तो उसमें गुणनखंडों की संख्या कैसी होगी, विषम होगी। ठीक है, यहां पूछा गया पहले 100 प्राकृत संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। तो मेरे भाई कुल मिलाकर कितनी संख्याएं होंगी, 10। 10 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। जैसे 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, 36 हुआ, 49 हुआ, उसके बाद 64 हुआ, 64 के बाद 81 हुआ, 81 के बाद 100 हुआ। ऐसी कुल मिलाकर संख्याएं कितनी होंगी, 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। 160 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जिसके विषम गुणनखंड। आप मुझे बताओ 160 के एकदम नजदीक में कौन सा नंबर आता है। तो आप बोलेंगे 144, और 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 12 का। तो 12 तक के स्क्वायर यहां तक आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर कितने नंबर होंगे, तो 12। ठीक है,
मेरे भाई आपके पास कॉन्सेप्ट यदि है तो आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। अगले सवाल पर आइए। 300 तक, तो आप मुझे बताओ 300 तक यदि आपको निकालना है तो 300 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो मेरे भाई कुल मिलाकर यहाँ नंबर कितने होंगे? 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है तो और संख्या किसके बराबर है? n के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि n के कितने गुणनखंड पॉसिबल हैं। बात को समझना। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे नंबर 20, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको लिखे 20 गुना 1, इसको लिखे 20 के बाद आधा किए तो 10 गुना 2 हो जाएगा। और इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुना 5, या इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4। ठीक है जी। ये जो फैक्टर है ये शुरुआत से कहलाएंगे। ये शुरुआत से पहला है, ये शुरुआत से दूसरा है, ये शुरुआत से तीसरा हुआ, ये अंतिम से पहला हुआ, ये अंतिम से दूसरा हुआ, और ये अंतिम से कैसा फैक्टर हुआ? तीसरा। ठीक है, सवाल आपका ये है कि यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो कि शुरुआत से 7वां है और 9वें स्थान पर है, शुरुआत से 7वां है और यहां लिखा होगा कि ये शुरुआत से ही 9वां है और संख्या किसके बराबर है? n के बराबर। तो मैं आपसे ये कहने लगूं कि ये शुरुआत से दूसरा और शुरुआत से चौथा, शुरुआत से दूसरा और शुरुआत से चौथा, या फिर शुरुआत से दूसरा और शुरुआत से पांचवा, शुरुआत से दूसरा, स्टार्टिंग से दूसरा और स्टार्टिंग से ही पांचवा, और इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों का जो गुणा है वो नंबर के बराबर है। और आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताने कि इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए आप एक बार बड़े ध्यान से समझिए। ये शुरुआत से दूसरा हुआ और ये शुरुआत से हुआ पांचवा। तो आप मुझे बताओ टोटल फैक्टर निकालना यदि है तो आपने 5 और 2 को जोड़ दिया, 5 और 2 को जोड़ा तो कितने हुआ? 7। नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 6। उसमें से आपको एक कम कर देना है तो नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे 6। बात समझ आई? फिर से देखो एक बार। जैसे आपके सामने नंबर लिखा है 12, तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 गुना 1, 12 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 2, और 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुना 4। ये 4 गुना 3 लिखे ऐसा। अब सवाल ये है कि आपको नहीं पता कितने फैक्टर, आपको ये बोला कि शुरुआत से दूसरा और शुरुआत से पांचवा, शुरुआत से दूसरा और शुरुआत से पांचवा जो फैक्टर है उनका गुणनफल खुद नंबर तैयार कर रहा है। तो मेरे भाई शुरुआत से दूसरा और शुरुआत से पांचवा इन दोनों को जोड़ देना है और इसमें से एक कम कर देना है। तो 5 और 2 7 और एक कम किए तो कितना होगा? 6। ऐसे आप इन सवालों का उत्तर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आप सवाल के माध्यम से समझिए। जैसे आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है कि शुरुआत से ही कैसा है? 7वां, और शुरुआत से ये एक कैसा दी गया है? 9वां। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से एक कम कर देंगे। 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 और एक कम करेंगे तो 15। मेरे भाई इस नंबर में नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो 15 होंगे, गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो 15 होगी। ठीक है, दोनों पोजीशन को जोड़ के -1 करना है, सीधा सा अर्थ ये। ठीक, अगले सवाल पर आइए। देखिए शुरुआत से जो गुणनखंड दिया है 43 पर 47 स्थान कर है और उनका जो गुणनफल है वो नंबर के बराबर है। तो आपको 43 में 47 को जोड़ना है और इसमें से एक कम कर देना है। 40 दूनी 80 और एक 90 और एक कम किए तो मेरे भाई 89, गुणनखंडों की संख्या 89 होगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। एक और रूट एन के बीच एन के 16 गुणनखंड है, तो कुल संख्या आपको बतानी। बात को समझना, ये कोई नंबर एन होगा, इसके इधर साइड फैक्टर निकलते हुए जाएंगे 1 तक,
और इसके इधर साइड फैक्टर निकलते जाएंगे रूट एन। मानते हो? और इनके बीच में जो है वो कुल कितने गुणनखंड है? 16। तो मेरे भाई यहाँ 16 गुणनखंड होंगे और यहाँ 16 गुणनखंड होंगे। तो कुल मिलाकर 16 और 16 32, एक एक हुआ 33, एक स्वयं हुआ 34 और एक रूट वन एन हुआ 35। तो कुल मिलाकर गुणनखंडों की संख्या होगी 35। मानते हो? ऐसे हर सवालों का जवाब ये होगा कि जो बीच में फैक्टर दिए गए हैं उनका डबल करना है और उसमें ऐड करना है 3। हर सवालों का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक और रूट एन के बीच में 26 गुणनखंड है, तो 26 का डबल होगा 52 और इसमें मेरे भाई 3 ऐड कर दो, आंसर होगा आपका 55। एक ऐड होता है एक, दूसरा ऐड होता है रूट एन और तीसरा ऐड होता है स्वयं सेल्फ फैक्टर एन। तो इसका डबल करके आपको रूट एन कर देना है और इसकी जो रूपरेखा तैयार होगी वो ऐसे होती। ठीक है भाई, अगले सवाल पर आ जाए। देखिए 240 के सभी गुणनखंडों का एवरेज बताना है, औसत बताना है। आप बताओ कि औसत होता क्या है? तो औसत होता है सभी आंकड़ों का जोड़। सभी आंकड़ों का जोड़ मतलब सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। ये बात ध्यान रखना। यदि आपको एवरेज निकालना है फैक्टर का तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। पहला सम ऑफ ऑल फैक्टर और दूसरा नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। तो 240 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो ये 2 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। मेरे भाई आपको नंबर ऑफ फैक्टर पता करने, तो नंबर ऑफ फैक्टर यदि आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 5 गुना 2 गुना 2। तो 5 दूनी 10, दूनी कितना हो जाएगा 20। अब आपको इनका जोड़ करना है। इनका आपको यदि सम करना है तो सम करने के लिए आपको 2 की पावर, देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2 की पावर 4 को यदि आप 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 करेंगे तो 31 आएगा। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 को यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और जोड़ेंगे तो ये 4 आना है। 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 0 करेंगे तो इसका जो आंसर आना है वो आना है 6। तो मेरे भाई 31 में आप 24 को गुणा कर रहे होंगे। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर जो आएगा वो आएगा 31 गुना 24 और नंबर ऑफ फैक्टर जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10 बार, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 12 बार, 12 एक कम 12, 12 का 2 हाथ का 1, 12 तिया 36 और 1 होगा 37। मेरे भाई आंसर होगा 37.2। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताएं। मेरे भाई अब आपको सीखना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, बात को समझना। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर यदि आपको निकालना है तो आपको सबसे पहले लिख लेना है नंबर और नंबर की पावर कर देना है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर और इसको 2 से भाग कर देना है। ऐसा क्यों होता है देखिए एक बार ध्यान से। मेरे भाई 12 के सारे फैक्टर यदि मैं आपको गिनाने चाहूँ तो पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा और फिर 12 होगा। देखो एक तो खुद 12 हुआ, अरे बोलो हाँ है ना। 6 में यदि 2 का गुणा करें तो ये भी क्या बन जाना है 12 बन जाना है, दूसरा 12 तैयार हो गया। और 3 में यदि 4 का गुणा करें तो ये भी क्या बन जाना है 12 बन जाना है, तीसरा 12 तैयार हुआ। तो सही मायने में इन सभी का गुणा यदि करेंगे तो गुणनफल क्या होगा 12 की पावर 3। तो इसी का मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है। सभी गुणनखंडों का गुणा यदि करना है तो आपको नंबर में भाग लगा देना है, नंबर ऑफ पावर कर देनी नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2। स्वयं नंबर कौन है 12, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और आधा करेंगे तो 3, 12 की पावर 3 और 12 की पावर 3 17 28 होती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आप यहाँ तक बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर, सवाल देखते हैं। 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले 100 के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें।
तो 2 की पावर 2 इंटू होगा 5 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 होंगे, 3 × 3 कुल मिलाकर 9 होंगे। तो मेरे भाई सही मायने में आपका जो आंसर होगा पावर के बटे में 2 करेंगे तो 100 की पावर 9/2 होगा। 100 को लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 2 इंटू 9/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा। फाइनली जो आपका आंसर तैयार हो रहा होगा वो 10 की पावर 9 तैयार हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो आप पहले 360 के नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लें। तो 360 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन यदि किया जाए 360 का, तो मेरे भाई 2 से भाग लगाएंगे 180 बार, 2 बार भाग लगाएंगे 90 आ जाएगा, 3 बार भाग लगाएंगे 45 आ जाएगा। देखो एक बार भाग लगाए तो 180 आया, 2 बार भाग लगाए तो 90 आया, 3 बार भाग लगाए तो 45 आया। 45 में मेरे भाई 3 2 बार है और 5 1 बार है, ये 45 होगा। नंबर ऑफ फैक्टर यदि आपको निकालना है तो पावर प्लस 1 कर दो। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2। 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना होगा 24। कुल मिलाकर नंबर ऑफ फैक्टर 24 होंगे। तो आंसर होगा 360 की पावर 12। अरे जो फैक्टर आए उनको आधा ही तो करना है, तो 360 की पावर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। 360 के वो सारे 360 के वो सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है जो कि पूर्ण वर्ग भी हो और मेरे भाई जो कि पूर्ण घन भी हो। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए साथ में। तो 360 को जब अभी आप तोड़े थे तो 360 को इस तरीके से तोड़ा गया था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, और आपको पूर्ण घन और पूर्ण घन और वर्ग दोनों एक साथ चाहिए। ऐसा फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो मेरे भाई इसके लिए जो आप परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे, परफेक्ट क्यूब निकालते थे, वहां परफेक्ट स्क्वायर में 2 से भाग लगाते थे, क्यूब में 3 से भाग लगाते थे, और दोनों एक साथ चाहिए तो आपको 6 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है 6 से। पावर को 6 से भाग लगाइए। 6 + 1 आगे होगा 2 की पावर 6 + 1 और आगे होना है 1 की पावर 6 + 1। सारे ही 0 दशमलव कुछ आंसर आने लग रहा है तो सारे ही 1 1 1 होंगे और 1 1 1 तीनों का गुणा करेंगे तो फाइनली जो आंसर होगा वो 1 होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल ये है कि आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया मान लो, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो पावर लिख रखी है उन पावर का जोड़ कर देना। इस तरीके से इन पावर का आपको जोड़ कर देना है। ये जो जोड़ होगा इसे आप प्राइम फैक्टर कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है भाई, देखिए इसको देखिए 16 की पावर 13 ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, अभी इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पूरी पावर लिखेंगे 13, तो 13 चौके होगा 52। तो 2 की पावर मेरे भाई 52 हो गुणा 12 लिखा है तो 12 को लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर 2 और इसकी पावर करनी है 4। तो 2 की पावर कितनी हो जाना है 4 दूनी 8 इंटू 3 की पावर कितनी होना तो 3 की पावर हो जाना है 4। ठीक है भाई, 15 की पावर 8 लिखिए तो 15 को अपन लिख सकते हैं 3 × 5, तो सही मायने में 3 की पावर भी 8 होगी और 5 की पावर भी होगी 8। ठीक है, 7 की पावर 3 ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 7 की पावर 3 सारी पावर को आपको ऐड कर देना है। तो 52 में 8 ऐड करेंगे तो 60 होगा, 60 में 4 जोड़ेंगे 64 होगा, 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 होगा, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 होगा और 80 में 3 जोड़ेंगे तो 83 होगा। समझ गए मेरे भाई, सारे के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनकी पावर को ऐड कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो पावर ऐड होकर आएगा वो आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा। एक सवाल और देखिए, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा सवाल ले ले रहा हूँ 20 में यदि प्राइम फैक्टर बताने तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 ये 20 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ तो इनकी पावर को ऐड कर देना है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये प्राइम फैक्टर होते हैं, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, प्राइम फैक्टर के बाद एक और चीज याद आती है कि अभी अभी एमटीएस ने एक सवाल पूछा था प्रॉपर फैक्टर,
और मेरे भाई ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। प्रॉपर फैक्टर अभी अभी एमटीएस में आया हुआ है। प्रॉपर फैक्टर किसे कहते हैं? तो मेरे भाई जब भी प्रॉपर फैक्टर आए या हिंदी में लिखा है समुचित गुणनखंड, इसको भी अपनी नोट्स में आप ऐड कर लेना। समुचित गुणनखंड, समुचित गुणनखंड यदि आपको निकालना है तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर लिखना है और इसमें से दो घटा देना है। जब आप इसमें से दो घटाओगे तो जो बचेगा उसे बोलते हैं अपन प्रॉपर फैक्टर, समुचित गुणनखंड। मेरे भाई हाल ही में एमटीएस ने ये सवाल किया है। ये इसलिए किताबों में नहीं मिलेगा क्योंकि इससे पहले ये सवाल कहीं नहीं आया है। अरे हाँ है ना, एक ही बार आया है एमटीएस में, और प्रॉपर फैक्टर इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा समुचित गुणनखंड। जैसे आपसे पूछे कि 40 के प्रॉपर फैक्टर बताइए, तो मेरे भाई 40 को लिख लेना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 नहीं 2 की पावर 3 लिख लो, 8 और 5 की पावर 1। इसमें आपको प्रॉपर फैक्टर बताना है तो पहले आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो 4, 1 का डबल करोगे 2, तो 4 दूनी 8 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। और आपको बताना क्या है? प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर यदि आपको बताना है तो आप 8 में से 2 को घटा रहे होंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो प्रॉपर फैक्टर निकल के आएंगे 4, प्रॉपर फैक्टर निकल के आएंगे 6। बात समझ आए? तो प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 आपको घटाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जितने भी आपके टाइप हुए हैं, कोशिश किए गए हैं कि लगभग टाइप आपको बताए जाए। यदि कोई आपका टाइप छूट जाता है तो आप उस टाइप का सवाल हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। और मेरे भाई हर ज़रूरतमंद के पास तक ये वीडियो आपको शेयर करना है। लगभग आपके सारे टाइप इसमें कवर अप कराए गए हैं, शुरू से लेकर अंतिम तक आपको वीडियो को अच्छे ढंग से देखना है और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक